नेक्स्ट हेडिंग लिख दो इंटेंसिटी ऑफ द ट्रैवलिंग। नेक्स्ट हेडिंग लिखो इंटेंसिटी ऑफ ट्रैवलिंग। इंटेंसिटी ऑफ ट्रैवलिंग। ये हमने पावर तक निकाला था भाई, तो पावर तक निकाल चुके हैं। तो पावर के आगे इंटेंसिटी ऑफ ट्रैवलिंग वेव कितना होगा भाई? इंटेंसिटी ऑफ ट्रैवलिंग वेव सिंपल रहेगा भाई। इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी फ्लोइंग, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। भाई इंटेंसिटी क्या होगा? एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये रहेगी भाई इंटेंसिटी। एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी इतनी रहेगी। एनर्जी कितनी है भाई? कितनी एनर्जी? एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम यही पावर हो जाएगा। तो पावर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी को हम क्या बोल देते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। तो कितनी पावर है लास्ट क्लास में तुमने निकाला? एक स्ट्रिंग से अगर एक वेव जा रही है तो कितनी वही पावर है? हाफ म्यू ए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर वी। ए स्क्वायर इंटू वी वेव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस कर देता है। ये डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस कर दिया मैंने। डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए नहीं यूज कर रहा क्योंकि ए ऑलरेडी एम्पलीट्यूड के लिए आ गया है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस से डिवाइड कर दिया, तो इंटेंसिटी कितनी आएगी? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। ये म्यू था मास पर यूनिट लेंथ। म्यू होता है भाई मास पर यूनिट लेंथ होता है। उसको तुमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से और डिवाइड कर दिया। या मास पर यूनिट लेंथ है, उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से और डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ क्या कहलाएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी रो। डेंसिटी। दैट इज डेंसिटी आ जाएगा रो। तो याद रखेंगे भाई रो क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ है। मास पर यूनिट लेंथ को हमने क्या करा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल जाएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करा, क्या मिलेगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, रो मास पर यूनिट वॉल्यूम रो मिल जाएगा। चलेगा भाई इतना? इंटेंसिटी इज हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी। हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी। सर एस स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया है। हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्ट्रिंग लिखो इसको। इंटेंसिटी ऑफ द ट्रैवलिंग वेव। Yes, sir. यस सर। नहीं सर। यस सर। बाकी क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल से रहेंगे, उनको करते चले जाना। याद रखना अगर मीडियम सेम है तो वेव वेलोसिटी सेम रहेगी और डेंसिटी सेम रहेगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कैसे हो सकता है? द टू वेव्स passing to the medium is given by the two wave passing through the medium is given by
फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द वेव, फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ बोथ द वेव्स. Two waves passing through the medium are given by, ये एक फर्स्ट वेव है भाई, एक सेकंड वेव है, दिस इज द फर्स्ट वेव, दिस इज द सेकंड वेव. फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द बोथ द वेव्स. Find the ratio of intensity of both the waves. बताओ कहाँ चले गए? Two wave passing through the same medium are given by 1 and 2, दो waves है भाई, तो इंटेंसिटी कितनी कितनी आएगी? नहीं नहीं नहीं, तीनों का गलत है भाई. नहीं, पहले का सही है, शाजिया तुम्हारा उनकी, लेकिन लिखो ना वैल्यू. थोड़ा उसमें मिस्टेक है. इंटेंसिटी का फॉर्मूला तुमने अभी लिखा है, ऐसा तो है नहीं कल परसों लिखा हो तुमने. हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी. आई टू बी कितना? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी. ऊपर जो हाफ है नीचे भी वही वाला हाफ है, या डिफरेंट हाफ तो है नहीं? ऊपर जो हाफ है और नीचे जो हाफ है सेम हाफ है, कट जाएंगे. ऊपर जो रो है नीचे भी वही है क्योंकि सेम मीडियम है. ऊपर जो वी है नीचे भी वही वी है क्योंकि सेम मीडियम में सेम स्पीड आएगी. तो बस ओमेगा स्क्वायर का और इसका ओमेगा स्क्वायर का रेशियो तुम्हें बताना है. तो फर्स्ट वाले का एम्पलीट्यूड 3 है तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड का एम्पलीट्यूड 2 है, 2 का स्क्वायर इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है उसका स्क्वायर करना है. तो जितने टाइम में फर्स्ट वाले का एक ऑसिलेशन होता है, जितने टाइम में फर्स्ट वाले का एक ऑसिलेशन हो रहा है, उतने टाइम में ये येलो वाले का कितने ऑसिलेशन हो गए? 2 ऑसिलेशन. 2 ऑसिलेशन. यानी कि सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी डबल है. सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी से डबल है. अगर सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी डबल है तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी डबल आएगी. 1/2 का 1/2 का स्क्वायर. तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 9/4 इंटू 4. ठीक है, 9/16 याद रखेंगे भाई. कितनी है भाई? 9/16. गलत नहीं करना, 9/16 रहेगा. इस तरह के बेसिक बेसिक से कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको कर देना भाई बिना गलत करे. बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस रहेंगे, उनको सॉल्व कर देना बिना कोई गलती करे. आगे बढ़ाएं. ठीक, समझा ना? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें मैंने क्या करा ये? नो सर. नहीं सर. अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या है भाई? एक पर्सन यहाँ से लगातार बोल रहा है, एक पर्सन यहाँ से लगातार बोल रहा है. यहाँ से इसकी वेव आ रही है और यहाँ से इसकी वेव आ रही है. ये लाइट से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो. लेट से इसने एक लेजर लाइट ली, इधर फेंकी रेड कलर की, इसने एक ब्लू कलर की लाइट ली और इधर फेंकी. तो भाई जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे डिफरेंस होगा
और उसके आगे क्या होगा, अभी ऐसा नहीं हो गया लाइट रे आई बाउंस करके ऐसे चली गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ब्लू वेव है ये एज इट इज आगे जाती रहेगी, जो रेड वेव है वो एज इट इज आगे जाती रहेगी। तो बीच में कहीं पे ये सुपर इम्पोज होंगे एक दूसरे, मतलब इसका भी इफेक्ट आएगा, इसका भी इफेक्ट आएगा, उसको क्या बोलते हैं, दोनों वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं। ठीक है, दोनों वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं, मतलब अगर वहां पे कोई पार्टिकल है तो दोनों का इफेक्ट देखा जाएगा। और उसके अलावा वेव अपना ये पाथ कंटिन्यू रखेगी, ये वाला वेव अपना पाथ कंटिन्यू रखेगी। इसी तरीके से बोलने में भी होता है, जब यहाँ से एक पर्सन बोल रहा है, एक पर्सन यहाँ से बोल रहा है, दोनों ने एक साथ बोलना स्टार्ट किया, तो बीच में जो पर्सन होगा उसको इसकी वजह से भी डिस्टरबेंस सुनाई देगा, इसकी वजह से भी डिस्टरबेंस आएगा, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो वो डिफरेंशिएट करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इसकी आवाज इधर नहीं गई और इसकी आवाज इधर नहीं गई, इसकी भी आवाज कंटिन्यूसली इधर जाएगी, इसकी भी आवाज कंटिन्यूसली इधर जाएगी। तो ऐसा हमने ऑब्जर्व करा किसमें, लीनियर वेव्स में। लीनियर वेव्स कौन सी, जिसमें तुम जैसे लिखा था हमने एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल लिख पाए, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल लिख पाए, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल लिख पाए। लीनियर रिलेशन जहाँ पे आ पा रहा है, जहाँ जहाँ पे लीनियर रिलेशन आ पा रहा है वहां पे हमने देखा फोर्स एक्स पे डिपेंडेंट है ना, लीनियर रिलेशन आ रहा है। तो जहां जहां पे लीनियर रिलेशन आ पा रहा है वहां पे हमने देखा कि ऐसा स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है। इसको चाहो तो तुम घर पे बैठ के तुम वो निकाल चुके हो ऑलरेडी, एसएचएम पढ़ चुके हो, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, दो एसएचएम का एडिशन तुमने करा था, तो उसकी हेल्प से लॉजिकली तुम आ सकते हो इस पे। ठीक है, जो मैं स्टेटमेंट लिखाने जा रहा हूँ उसको मैं प्रूव नहीं करूंगा, ठीक है, तो हम प्रूव नहीं करेंगे ना ही सिलेबस में, तुम लॉजिकल उस पे रिजल्ट पे आ सकते हो और शेयर कर सकते हो उसके बाद कि हमने ऐसे करा है, क्या सही है। ठीक है, बाकी प्रूफ है नहीं सिलेबस में। और एक थोड़ा सा हमें ओवरव्यू याद ही रखना है, क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या कहता है, when two or more waves, when two or more waves, कौन सी वेव्स, लीनियर वेव्स बोलते हैं इनको, when two or more waves, linear waves, yeah, arrive at a point, okay, arrive at a point, the displacement of that medium particle is given by vector addition of displacement of that particle due to each individual wave. Okay, is given by displacement of that particle ड्यू टू ईच इंडिविजुअल। ठीक है, जब एक पॉइंट पे एक से ज्यादा वेव्स अराइव कर रही हैं तो वो जो हर पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल ड्यू टू ईच इंडिविजुअल। हर किसी की वजह से डिस्प्लेसमेंट लिखोगे और उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, y1 प्लस y2 प्लस कहाँ तक कर दोगे, yn तक, हर किसी को ऐड करते चले जाओगे। भाई पहले पार्टिकल की वजह से लिखोगे, यहाँ पे आया भाई y1, सेकेंड की वजह से लिखोगे y2। तो जब दोनों वेव एक साथ पहुंचेंगी, क्या कह रहा हूँ भाई मैं, बात क्लियर हुई भाई, मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे कि भाई एक पॉइंट है, सिर्फ ये वेव यहाँ पहुंचती तो इसका डिस्प्लेसमेंट y1 आता, सिर्फ ये वेव यहाँ पहुंचती, थोड़ा टेढ़ा ले जाते हैं इसको, सिर्फ ये वेव यहाँ पहुंचती तो इसका डिस्प्लेसमेंट y2 आता। अब जब दोनों वेव इस पे पहुंचेंगे इस पॉइंट पे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आने वाला है, y1 प्लस, बस इतना सा पॉइंट बोल रहे हैं।
ठीक है, इतना सा पॉइंट बोल रहे हैं, इसको हमें याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करके। ठीक है, जैसे न्यूटन लॉ था, एक लॉ तुमने माना और पूरे 6-7 महीने निकाले उसमें लॉ मैकेनिक्स में। ठीक है, कि न्यूटन के 3 लॉ सही है, उसके बाद वही है, उसी को घुमा फिरा के लिखा हुआ है हर जगह, लॉज ऑफ मोशन के बाद हर चैप्टर में वही है। ठीक है, उसी चीज को अप्लाई करो तुम बार बार अलग अलग सिनेरियो में। उसी तरीके से वेव्स में हम क्या मानने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मानने वाले हैं कि ये होल्ड कर रहा है, और इसी के बाद आगे हम बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसी के बाद हम आगे कोई भी केस निकाल पाएंगे। किसके लिए वैलिड है? लीनियर वेव्स के लिए वैलिड है। ठीक है, ये बात क्लियर है भाई? साथ साथ एक पॉइंट और लिखना है भाई, इसमें हमें एक पॉइंट और लिखना है, वो भी याद रखना है। मतलब उस पॉइंट को लीव करने के बाद, उस पॉइंट को लीव करने के बाद ईच वेव विल रिटेन इट्स इंडिविजुअलिटी। ठीक है, उस पॉइंट पे आएगा, उस पॉइंट के बाद क्या होगा, फिर वो अलग अलग अगर वेव जा रही हैं तो ईच वेव विल कंटिन्यू टू रिटेन इट्स इंडिविजुअलिटी। आफ्टर लीविंग पॉइंट पी, after leaving point P, each wave will continue to retain its individuality। ठीक है, अब वहां पे आने के बाद आफ्टर लीविंग पॉइंट P, जैसे उस पॉइंट P पे पहुंचेगा, उसको लीव करने के बाद हर वेव क्या होगी, अपनी इंडिविजुअलिटी रिटेन करके रहेगी। ईच वेव विल रिटेन इट्स इंडिविजुअलिटी। ठीक है, ईच वेव विल नीचे वाला रिटेन इट्स। स्लाइड। ये बात समझ में आई भाई? when two or more waves arrive at a point, the displacement of that point is given by vector addition of displacement of the particle due to each individual wave। ठीक है, इस पॉइंट पे जो वेव आएगी, इसकी वजह से जो आएगा y1, इसकी वजह से जो आएगा y2, तो जो तुम नेट निकालोगे क्या मानना है, y1 प्लस y2। नेट निकालोगे तो y1 प्लस y2 मानना है। ठीक है, और उस पॉइंट को लीव करने के बाद हर वेव अपनी इंडिविजुअलिटी रिटेन करेगी। किस चीज के लिए वैलिड है सर? लीनियर वेव्स के लिए वैलिड है, हमेशा वैलिड नहीं है। सिर्फ किसके लिए कह रहे हैं हम? लीनियर वेव्स के लिए वैलिड है। एक एग्जांपल देख, ये एग्जांपल देखते हैं जरा, सर एक मिनट पूछिए। रुक जाओ। ये दो लेट्स से वेव पल्सेस हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ये दो वेव पल्सेस हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, जस्ट ये मीट कर गई। ठीक है, मीट करने तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं भाई। अब अगर ये नहीं होते तो थोड़ी देर बाद देखते तो मैं इस तरह की शेप ही आती, ये थोड़ा सा इधर बढ़ता है, ये थोड़ा सा इधर बढ़ता है। अब इसके होने की वजह से क्या होगा भाई, अब क्या होता भाई, थोड़ा सा ये इधर आ जाता, थोड़ा सा ये इधर आ जाता है ना, ऐसा रहता। पर इसके होने की वजह से अब क्या होगा भाई, जहां तक मीट नहीं कर रहे हैं वहां तक तो एज इट इज रहने दोगे, उसके बाद जहां मीट कर रहे हैं वहां कैसा बन जाएगा, इस तरह की शेप आ जाएगी। इस तरह की शेप बन जाएगी ना ये पूरी, इस तरह की शेप बन जाएगी। थोड़ा सा आगे और आएगा, थोड़ा सा आगे और आएगा, एग्जैक्टली ओवरलैप करने लगेगा, एग्जैक्टली ओवरलैप करने लगेगा। तो अगर ये मतलब इंडिविजुअल होते तो एग्जैक्टली ओवरलैप करते, तो अभी क्या होगा इस केस में, ये बन के दिखाई देगा। ठीक है, दोनों का नेट वेव क्या हो जाएगा, नेट एडिशन हो जाएगा, इस तरीके का दिखाई देगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद अगर इंडिविजुअल होते तो ऐसे अलग अलग चले जाते, पर यहाँ कैसा दिखाई देगा, यहाँ कैसा दिखाई देगा भाई, यहाँ तक कोई नहीं, यहाँ तक ऐसे रहेगा, यहाँ तक ऐसे रहेगा, उसके बाद ऐसे वेव दिखाई देगी भाई। और फिर थोड़ी देर बाद कैसे फिर से अलग, ये अलग, ये अलग, और कैसे जा रही होंगी, कैसे जा रही होंगी। ऐसा नहीं कि ये दोनों कोलाइड हो गए और अलग अलग हो गए, ऐसा नहीं है कि कोलाइड हो गए और अलग अलग हो गए।
ऐसा हुआ मीट करे, जहां जहां पे ओवरलैप कर रहे हैं वहां पे तुम सुपरपोजिशन करके y1 + y2 कर दो, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जैसे इस केस में डबल हो जाएगा, एग्जैक्टली मैच कर गया तो, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा ये मैच करता जाएगा, इस तरीके से कर जाएगा। ठीक है, समझे? Yes, sir. एक सर एग्जांपल और लेना है। सुपर इम्पोज होने के बाद वेलोसिटी पे फर्क गिरेगा, सेम रहेगी? टोटल एनर्जी सेम रहेगी, काइनेटिक और पोटेंशियल की वैल्यू जो है टोटल एनर्जी सेम रहनी चाहिए, टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, बाकी एनर्जी का डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में रहनी चाहिए। इस वेव पल्स की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इस वेव प्लस की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो एनर्जी का डिस्ट्रक्शन हमें नहीं करना है, वो एनर्जी का टोटल वैल्यू सेम रखना है। जैसे सपोज ये था भाई, वेव वेलोसिटी इधर आई, ये इधर आया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ओवरलैप करेगा भाई, ऐसा बनना चाहिए। अब ऐसा तो थोड़ा सा एब्सर्ड हो गया भाई, कैसे बन जाएगा ऐसा? यहाँ पे क्या होगा, वही जहाँ तक ओवरलैप नहीं कर रहा, यहाँ तक ओवरलैप नहीं कर रहा वहां तक तो यही शेप रहेगी, उसके आगे की शेप कैसी हो जाएगी भाई, जहाँ तक ओवरलैप नहीं कर रहा, जहाँ ओवरलैप कर रहा है वहाँ इन दोनों का क्या करना है, वेक्टर एडिशन, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में ना, वेक्टर एडिशन एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो जो पॉजिटिव से निकलेगा और ऐसा बन जाएगा, कम हो जाएगा थोड़ी वैल्यू। एक मिड पॉइंट होगा जहाँ पे जितना ऊपर उतना नीचे, मिड पॉइंट पे एग्जैक्टली कैंसिल होगा, उसके अलावा क्या होगा, वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्या बोलते हो, क्लियर है? हाँ हाँ सर। फिर थोड़ी देर बाद फिर से क्या होगा, थोड़ा सा ये आगे और बढ़ेगा, थोड़ा सा ये आगे और बढ़ेगा, और ये थोड़ा नीचे आ गया, तो एग्जैक्टली अपोजिट आ गए, एग्जैक्टली अपोजिट आ गए तो क्या होंगे, कैंसिल करके कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, कैंसिल करके स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। फिर क्या होगा, ये थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, ये थोड़ा सा इधर जाना चाहिए, अब ऐसे तो जाएंगे नहीं, होगा क्या, जहाँ तक सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं वहां तक, जहाँ तक ओवरलैप नहीं कर रहे हैं वहां तक एज इट इज रहेगा, उसके अलावा ये ऐसा पार होगा, ऐसी वेव बन जाएगी। और फाइनली क्या होगा, फाइनली लीव कर जाएगा, Yes, sir. या फाइनली लीव कर जाएगा। तो हमने क्या देखा भाई, कैसे मोशन रहेगा, जहाँ पे सुपर इम्पोज कर, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे होंगे वहां पे तुम्हें क्या करना है, y1 + y2 कर देना है, जहाँ पे ओवरलैप कर रहे होंगे वहाँ पे y1 + y2 कर देना, ठीक है, जहाँ पे भी ओवरलैप कर रहे होंगे वहाँ पे y1 + y2 कर देना, और वेव को ईच इंडिविजुअल वेव की इंडिविजुअलिटी रिटेन रखना, ये ऐसे जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, ईच इंडिविजुअलिटी रिटेन रखना, और ये ऐसे ओवरलैप कर देना। शुरुआत से देखो एक बार, लिखो, ये देखो यहाँ से लिखो एक बार, हुआ ये स्लाइड हुआ लिख के? नहीं सर। Yes, हाँ sir. सर। सर बोलो। सर मुझे एक डाउट है, हमने जो y1 + y2 लिखा है वो उस पॉइंट का हमने लिखा है या फिर दोनों वेव्स का रिजल्टेंट लिखा है? तो उस पॉइंट पे दोनों वेव का रिजल्ट है। हाँ सर। हाँ सर। सर सिर्फ वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, बाकी मीडियम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। फिर जिस पॉइंट, एक पॉइंट का वो पॉइंट कौन सा, वो पॉइंट, सर वो P.Y3 डिस्प्लेस होगा ना? अरे वो पी पॉइंट कौन सा पी पॉइंट, तो आपने जो डायग्राम में बना। कौन सा बनाया हमने डायग्राम में, देखो ये सामने, हाँ हाँ सर।
हाँ तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा कितना y1 प्लस y2। और फिर बाकी मीडियम पार्टिकल्स का y1 या y2 जाएगा। बाकी मीडियम पार्टिकल पे अगर कोई वेव नहीं आ रही है, एक ही वेव जा रही है, तो y1 y2 रहेगा। ये स्ट्रिंग वेव के लिए नहीं है, स्ट्रिंग वेव में ऐसा हो सकता है क्या? ये स्ट्रिंग वेव नहीं बनाई है, इसे समझाने के लिए एक रैंडम वेव बनाई है, हाँ सर। लाइट वेव मान लो। स्ट्रिंग वेव के लिए यस जो सर। एग्जांपल अभी लिखा आपने वो लेना है। बोलो। सर ये एक मिनट। कंफ्यूजन है कोई? तो स्ट्रिंग वेव में कैंसिल हो जाता है क्या? अरे क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्या कैंसिल हो जाएगा? दोनों वेव आ रहे हैं तो। कहाँ कैंसिल हुआ? अभी कराया तो मैं, जो दो एग्जांपल कराए तो एक में ऐड होके बड़ा सा बन गया, एक में कैंसिल होता जा रहा है। क्या कैंसिल करना चाहता है? नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट 0 पार्टिकल का। क्यों डिस्प्लेसमेंट जीरो? अभी हमने लिखे तो ये, पर डिस्प्लेसमेंट इतने सारे, ये क्या है ये स्ट्रिंग वेव में एक वेव पल्स इधर आई, एक वेव पल्स इधर आई, तो ये लिखा तो है इसका डिस्प्लेसमेंट हर जगह। जीरो की बात कहाँ से आ गई? और कुछ डाउट आता तो मेरे समझ में नहीं आए। जीरो कैसे कंक्लूड कर रहे हो तुम? भाई बाकी सबका हो गया लिख के? हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें जीरो कहाँ लिखा है? इस एग्जांपल को भी लिखो भाई, जीरो कहाँ लिखा है? नहीं सर। सर वेलोसिटी जब ऑपोजिट डायरेक्शन में तभी भी ऐड ही होता है। अरे किसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में? वेव, दोनों वेव पल्स की। वेव पल्स का नहीं लिखा है, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कह रही है? एक वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट y1 हुआ है, दूसरे की वजह से y2 हुआ है, इन दोनों को ऐड करना है। एक वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट y1, दूसरे की वजह से y2, उन दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना है। डिस्टरबेंस तेरा किधर भी जा रहा हो, हमने कुछ नहीं बोला उसके बारे में। उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी पार्टिकल का, जब नेट पूछा जाएगा कि दोनों की वजह से कितना होगा, तो y1 प्लस y2 लिखना है बस। भाई इसकी वजह से ये शेप बननी चाहिए थी, इसकी वजह से ये शेप बननी चाहिए थी, तो दोनों आएंगे तो क्या शेप बनेगी? डबल हो जाएगी शेप। हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट डबल हो जाएगा। बोलो। वेलोसिटी के डायरेक्शन से कोई। अरे किसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन? सर वेव पल्स की। वेव पल्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन का क्या करना है तुम्हें? क्या निकालोगे उससे? सर इसके बाद वाले एग्जांपल में एक स्ट्रेट लाइन बना था ना, जब ओवरलैप किया था। वेव पल्स की वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट का कोई रिलेशन है या नहीं है? नहीं सर। कोई रिलेशन ही नहीं है। कैसे रिलेशन नहीं है? कैसे आ रहे हैं भाई? डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कहीं पे ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये ओमेगा और के का जो रेशियो है वेव वेलोसिटी के बराबर होता है या नहीं होता है?
हाँ सर होता है। और इक्वेशन भी मैं चेंज करेगी जैसे तुम लिखोगे वेव वेलोसिटी को। तो जैसे ही तुम वेव वेलोसिटी अगर इधर लिखोगे या उधर लिखोगे, उससे पॉइंट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बदलेगा या नहीं बदलेगा? अगर वेव वेलोसिटी किधर लिखोगे तो मुझसे उसका डिस्प्लेसमेंट मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है मैटर तो वो डिपेंड कर गया, नहीं कर रहा तो नहीं करा। उससे हमें करना क्या है, हमारा सिंपल सा स्टेटमेंट ये है, इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जब दोनों वेव आएंगी डिस्प्लेसमेंट उनका एडिशन होगा। जब दोनों वेव आएंगी डिस्प्लेसमेंट उसका एडिशन होगा। इसमें तुम क्या कह रहे हो? हाँ सर ठीक है। ये एक वेव आई इधर से, एक वेव इधर से आई। अगर ये सिर्फ ये वेव रहती तो ये डिस्टरबेंस होता, ये वेव रहती तो ये डिस्टरबेंस होगा। अब दोनों वेव हैं तो हम डिस्टरबेंस क्या कह रहे हैं? इन दोनों का y1 प्लस y2 कर दो। भाई ये वाले पॉइंट का सिर्फ y है, इसकी वजह से कुछ नहीं है, y1 है। इस वाले पॉइंट का सिर्फ y1 है, यहाँ तक सिर्फ y1 है, यहाँ इसके आगे सिर्फ y2 है, बीच में दोनों की वजह से डिस्प्लेसमेंट है, तो बीच में y1 प्लस y2 कर दो। इतनी सी तो बात कह रहे हैं। सर तो जब वेलोसिटी नीचे वो वेव पल्स की नीचे की तरफ आपने बनाया था तब क्या हुआ? अरे तब कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, क्या हुआ भाई? सर के बाद वाले उसमें आपने नीचे बनाया था ना, हाँ नीचे बनाया, फिर तो कैंसिल कैसे हुआ? कैसे कैंसिल हुआ बता? नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। एक का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, एक का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो कैंसिल क्या, जब वो ऐड होंगे तो कितना होगा? एक को पॉजिटिव लिखोगे, एक को नेगेटिव लिखोगे। एक की हाँ वजह हाँ से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, एक की वजह से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, जब तुम ऐड करोगे क्या आएगा? जीरो। और जब पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाएगा तो एक की वजह से जितना पॉजिटिव है उतना ही दूसरे की वजह से एग्जैक्टली नेगेटिव है। हाँ सर। सर एक मिनट। हाँ सर। हाँ सर। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए लग रहा है y1 प्लस y2, तो अगर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अगर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो वेलोसिटी के लिए भी लगेगा। दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्सेलरेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। और
अगर तुमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा होता तो स्लोप के लिए भी वैलिड है, स्लोप के लिए भी वैलिड है ना? नहीं, स्लोप के लिए लिखना थोड़ा गलत हो जाएगा, जैसा ही है स्लोप के लिए नहीं। निकाल लेंगे इसको पहले, अभी निकालते हैं नेक्स्ट पेज में, फिर बताते हैं कैसे स्लोप के लिए आ रहा है। पहले ये ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट करोगे डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी आ जाएगा, फिर से टाइम के लिए डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड फॉर वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन, यानी कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर दो इसको लेके वैलिड रहेगा उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फिर उसके अलावा टोटल एनर्जी के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं बोलोगे कि काइनेटिक एनर्जी पहले और काइनेटिक एनर्जी बाद में सेम है, पोटेंशियल पहले और बाद में सेम है। टोटल एनर्जी के लिए वैलिड है, जितनी टोटल एनर्जी पहले होगी उतनी टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, बाद में भी होनी चाहिए। जितनी टोटल एनर्जी पहले है उतनी ही टोटल एनर्जी बाद में भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एनर्जी का गेन या लॉस, ठीक है? उनको सुपरपोजिशन से एनर्जी का गेन या लॉस नहीं करा देना, टोटल एनर्जी को क्या रखना है, सेम, ठीक है? देख लो भाई, बता दो और कोई कंफ्यूजन है किसी को? अभी भी बता दो भाई, इसमें कंफ्यूजन है इन चीज़ों में, ये जो हमने ये ड्रॉ करा है भाई, ये दोनों आगे गए यहाँ पे मीट करे, फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो ये ऐसे ओवरलैप करेगा, ओवरलैपिंग पार्ट में एक तरफ से पॉजिटिव होगा एक तरफ से नेगेटिव होगा, मिड पॉइंट पे जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है तो वो जीरो हो जाएगा, उसके लेफ्ट में पॉजिटिव ज़्यादा होगा उसके राइट में नेगेटिव ज़्यादा होगा, कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर वापस ही ऐसे ऐसे लीव कर जाएगा। भाई इसमें किसी को कन्फ्यूजन है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को मानने में किसी को कन्फ्यूजन है क्या? नहीं सर। नो सर। बस उसके बाद अगर तुम उसको एग्री करते हो तो भाई उसको अब हम स्टेप वाइज अप्लाई करने जा रहे हैं। उसका पहला एप्लीकेशन है, उसी का एप्लीकेशन होगा आगे तक। वेव ऑप्टिक्स में भी यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही है। पहला है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। भाई मुझे इतना बता दो, अगर एक ये है, एक ये है, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन तुमको पता है? मैंने इनके जंक्शन को x इक्वल टू 0 बोल दिया। अच्छा ये बताओ, जितना लेफ्ट में टेंशन होगा उतना राइट में टेंशन होगा या डिफरेंट होगा? एक जंक्शन से जुड़े हुए हैं कॉमन पॉइंट से, तो इनका टेंशन डिफरेंट हो सकता है क्या? एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं तो इनका टेंशन अलग अलग हो सकता है क्या दोनों स्ट्रिंग में? नहीं सर। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है तो दोनों में टेंशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसका मास पर यूनिट लेंथ μ1, इसका मास पर यूनिट लेंथ μ2, ठीक है? कितना मान सकते हो? इसमें वेव स्पीड v1, इसमें वेव स्पीड v2, एक में वेव स्पीड v1 है एक में वेव स्पीड v2 है। v1 अंडर रूट टी बाई μ2 के बराबर, v1 के बराबर v2 टी बाई अंडर रूट। फिर जो भी वेव आएगी, अगर इसमें वेवलेंथ λ1 आया, इसमें वेवलेंथ λ2 आ गया, इसमें एंगुलर वेव नंबर k1, इसका एंगुलर वेव नंबर k2 लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब एक वेव को इंसिडेंट कर देते हैं, अब एक वेव को जरा इंसिडेंट कर देते हैं। ये x इज इक्वल टू 0 कॉमन पॉइंट है, yi, हमने क्या बोला भाई, yi इंसिडेंट वेव की इक्वेशन क्या है, yi इज इक्वल टू ai साइन ओमेगा टी माइनस k1x, मैंने इसका k1 मान लिया है ना। तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है yi इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स।
अब जब वेव एक मीडियम के इंटरफेस पे इंसिडेंट हुई ना, इधर दूसरा मीडियम है, इधर दूसरा मीडियम है, अलग अलग मीडियम है दोनों तरफ, मैंने इसके जंक्शन को कितना बोल दिया, x इज इक्वल टू 0 बोल दिया। इस जंक्शन के LHS और RHS में डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है सबको? यस जंक्शन के हाँ LHS और RHS में डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है। तो एक वेव जब इंसिडेंट होती है तो क्या होना चाहिए, तुम खुद बताओ। जब वेव इंसिडेंट होगी, कुछ पार्ट वेव का क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट वेव का ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ पार्ट वेव का एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो जो कि लॉस हो जाता है एक्चुअल में। एक्चुअल में क्या होगा भाई, कुछ पार्ट वेव का इंसिडेंट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्प्शन वाला तो हम केस ले नहीं रहे हैं, हम बस क्या बोल रहे हैं कि वेव इंसिडेंट हुई तो कुछ पार्ट वेव का अब क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट वेव का ट्रांसमिट। तो जो वेव रिफ्लेक्ट हो रही है YR, याद रखना ये YI जो है ये आगे की तरफ YI नहीं है, ये किधर का YI है, ऊपर की तरफ का डिस्प्लेसमेंट है ना, X हाँ सर। डायरेक्शन में। तो जो वेव रिफ्लेक्ट हुई है उसका मतलब ये नहीं YR इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट है, इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से इधर वाले मीडियम का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही है। YR का मतलब क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से फर्स्ट मीडियम का पार्टिकल्स का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की ही बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जब वेव रिफ्लेक्ट हो गई, लेट्स से रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन, इंसिडेंट वेव AI था, रिफ्लेक्टेड वेव लेट्स से AR हो गया। साइन फ्रीक्वेंसी बदलेगी क्या वेव की, नहीं सर। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड। सोर्स पे। हाँ सर। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ सोर्स पे, वो नहीं बदलेगा। इंसिडेंट वेव वो है, रिफ्लेक्टेड वेव का वो नहीं बदलेगा। अब रिफ्लेक्टेड वेव पीछे जा रही है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्लस आ जाएगा माइनस की जगह ना। सेम मीडियम है, सेम फ्रीक्वेंसी है तो K1 सेम रहेगा इनटू x। ये आएगा भाई रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन। हाँ रिफ्लेक्टेड सर। वेव की इक्वेशन ये आनी चाहिए। अब अगर मेरा असम्पशन सही है, कोई फेज वगैरह नहीं आ रहा, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो हम कंडीशंस लिखने जाएंगे उनको सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। ठीक है, उसको सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। एक मिनट दो। हेलो, वाई आर क्या है, AR साइन ओमेगा टी प्लस K1x। वाई आर क्या है भाई, AR साइन ओमेगा टी प्लस K1x। ये क्लियर है भाई, प्लस क्यों लिखा, हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। प्लस और K1 ही रहेगा। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, Y ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड कितना होगा भाई, 80। भाई ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड 80 हो गया। साइन फ्रीक्वेंसी सेम आएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम आएगी ओमेगा टी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी ओमेगा टी। और वेव किधर जाएगी, राइट या लेफ्ट, ट्रांसमिटेड वेव किधर जानी चाहिए, राइट। 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 तो माइनस आएगा, हाँ सर। माइनस, और डिफरेंट मीडियम आ गया तो K2x आ गया। तो ये आनी चाहिए भाई ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन। अगर मेरे टर्म सही है, अगर कोई फेज नहीं आ रहा, ठीक है, अगर कोई फेज नहीं आ रहा होगा तो ये इक्वेशंस जो भी भाई हम कंडीशंस लिखेंगे उनको सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो भाई सही लिखा होगा हमने, अदरवाइज कुछ गड़बड़ हो गई होगी। तो मैंने ये माना है कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, तो ये भाई मैंने दो इक्वेशन ली, सर। YR YT और YI। क्या है ये, लेफ्ट में जो पार्टिकल्स हैं उनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंसिडेंट वेव, लेफ्ट में जो पार्टिकल्स हैं उनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव। x इज इक्वल टू 0 के राइट में जो पार्टिकल्स हैं उनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ट्रांसमिटेड वेव। ठीक है, ये है। अब मुझे AR नहीं पता, AT नहीं पता, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर प्रॉपर वैल्यू आई तो यानी कि हमारी सारी कंडीशंस ठीक है।
हमारे सारे assumptions ठीक है। ए आर और ए टी की वैल्यू। बोलो पल्लवी क्या कह रहे हो? सर मुझे यहाँ पे ये नहीं समझ आया कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कैसे होगा। अरे लाइट इंसिडेंट करते हो तो अपना 5 की विंडो है, 5 की विंडो है, हाँ सर। तो तुम्हें बाहर का भी दिखाई दे रहा है, अपनी शक्ल भी दिखाई दे रही है। नहीं मतलब सर मतलब दो अलग अलग मीडियम्स के मतलब बीच में आपने बोला था ना कि वो दोनों कैसे ट्रांसमिशन हो रहा और रिफ्लेक्ट हो रहा, वो नहीं कुछ समझ। तो मैं वो समझा रहा हूँ, तुम मना कर रहे हो उसको। तुम जब एक विंडो से बाहर देखते हो, तुम्हें बाहर का भी दिखाई देता है, अपनी शक्ल भी दिखाई देती है, हाँ सर। हल्का सा फेंट अपनी इमेज दिखाई देती है, और बाहर का भी दिखाई देता है। तो क्या हो रहा है उससे? और बाहर से कोई पर्सन खड़ा होकर देख रहा है तो तुमको देख भी सकता है वो। तो क्या हो रहा है विंडो से? ट्रांसमिशन हो ये यहाँ से वेव निकलेगी, ये वेव आगे पास हो रही है, और ये वेव निकली, ये आगे यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी वजह से ये अपने आप को देख पा रहा है, जो ट्रांसमिटेड वेव है उसकी वजह से यहाँ से जो पर्सन है वो इसको देख पाएगा। हमेशा जब भी बाउंड्री पे वेव इंसिडेंट होती है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है। रे ऑप्टिक्स में भी कर चुके हो। रे ऑप्टिक्स में हमने क्या रहा। हाँ लिखा है? सर। पार्शियल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों था? क्योंकि उससे पहले क्या होता है, थोड़ा सा लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है, थोड़ा सा लाइट रे ट्रांसमिट करती है। उस पर्टिकुलर एंगल पे क्या होता है, सारी लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाती है उसके आगे। हाँ सर। तो हमेशा किसी भी बाउंड्री पे अगर हमने वेव इंसिडेंट करी तो कुछ वेव रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी, कुछ एब्जॉर्ब होगी। सर वो इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है, इसलिए क्योंकि वो ट्रांसमिट भी हो रहा था। इक्वल होंगे तो इक्वल आ जाएगा, नहीं होगा तो अभी पता चल जाएगा। इक्वल होंगे तो इक्वल आ जाएगा रिजल्ट, नहीं होंगे तो रिजल्ट में आ जाना चाहिए ना अपने आप, अगर इक्वल होगा तो। x इज इक्वल टू 0 जिस पॉइंट को तुमने बोला है, ये पॉइंट लेफ्ट स्ट्रिंग में लाई कर रहा है या राइट स्ट्रिंग में लाई कर रहा है? दोनों में लाई कर रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये x इज इक्वल टू 0, ये लेफ्ट में भी लाई कर रहा है, राइट में भी लाई कर रहा है, मतलब कॉमन पॉइंट है। अगर मैं इस x इज इक्वल टू 0 का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट स्ट्रिंग का जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी हेल्प से निकालूं, या राइट स्ट्रिंग के डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से निकालूं, आंसर सेम आना चाहिए। आंसर सेम आना चाहिए। x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे ये बताओ लेफ्ट स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंस्टेंट पे कैसे बताओगे? लेफ्ट स्ट्रिंग में जो भी पार्टिकल्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना है उनकी मीन से, तो कैसे निकालोगे? लेफ्ट स्ट्रिंग में जितने भी पार्टिकल्स हैं अगर मुझे उनका डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो वो मैं कैसे लिखूंगा? लेफ्ट स्ट्रिंग में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो इंसिडेंट वेव भी उसी स्ट्रिंग में है, रिफ्लेक्टेड भी उसी में है, तो क्या लिखोगे? इंसिडेंट वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट प्लस रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा भाई? वाई ट्रांसमिटेड वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। जो राइट में सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव है, राइट में सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव है, लेफ्ट में क्या है? इंसिडेंट वेव भी है और रिफ्लेक्टेड वेव भी है। तो लेफ्ट में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों की वजह से ढूंढना पड़ेगा। राइट में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो सिर्फ किसकी वजह से ढूंढना पड़ेगा? ट्रांसमिटेड की वजह से ढूंढना पड़ेगा। और x इज इक्वल टू 0 दोनों पॉइंट पे लाई कर रहा है, दोनों वेव में लाई कर रहा है ना, x इज इक्वल टू 0 दोनों में लाई कर रहा है। तो वाई आई प्लस वाई आर वाई टी के बराबर हो जाएगा। वाई आई कितना? ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को तो कितना कर दोगे? 0 ना, x इज इक्वल टू 0 के लिए कर रहा है, प्लस
AR sin ओमेगा टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए कर रहे हो, इज इक्वल टू AT sin ओमेगा टी माइनस K2x एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए कर रहे हो। तो अपने आप क्या आ गया भाई, AI sin ओमेगा टी AR sin ओमेगा टी इज AT sin ओमेगा टी, क्या रिजल्ट बन के आएगा AI प्लस AR इज इक्वल टू, सही बात है, AI प्लस AR किसके बराबर, AT के बराबर। क्या बोलते हो, ये नहीं समझा। क्या नहीं समझा बताओ। y1 सॉरी yi प्लस yr क्यों लिया, yi इज इक्वल टू yt होना चाहिए ना, yi इज इक्वल टू yt प्लस yr होना चाहिए ना। YR क्या बोल रहे हो? इंसिडेंट वाला था उस वो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वाले का सम होना चाहिए था ना। नहीं, ये कौन सा लॉजिक है, ये कोई लॉजिक नहीं पढ़ाया हमने। ऐसा क्या है कि ऐसा कोई है कि पानी आ रहा है आधा उधर चला गया और आधा उधर चला गया, पानी कोई है वो। हमने सिर्फ क्या लिखा है भाई, हमने सिर्फ इतना सा पॉइंट लिखा है भाई, x लेस देन 0 पे जितने भी पार्टिकल हैं, ये x इज इक्वल टू 0 है, x लेस देन इक्वल के 0 के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा उनका डिस्प्लेसमेंट, इंसिडेंट वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा और रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इंसिडेंट वेव भी यहाँ पे जा रही है, रिफ्लेक्टेड वेव भी यहाँ जा रही है, तो इन दोनों की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा उन दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो मुझे लेफ्ट की तरफ जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट आएगा। इसमें क्या डाउट है पहले बताओ, ये तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। Yes, sir. ये इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। अब किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मुझे लिखना है, तो किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना है तो वो क्या होगा, इंसिडेंट वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ प्लस रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये होगा किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। ये है ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ सर। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या होगा, किसी भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो वहां पे सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव जा रही है तो वो वाई टी बताएगा मुझे, तो वाई टी बताएगा। तो किसी भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लिखना है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, वो ट्रांसमिटेड वेव बताएगी, और लेस देन इक्वल टू 0 पे वाई आई प्लस वाई आर बताएगा। इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का एडिशन ही है। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो अपने आप ऐड हो जाएगा। नहीं समझे? हाँ सर समझ। एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे चाहे यहाँ से निकाल दो चाहे यहाँ से निकाल दो, सेम आना चाहिए। तो वाई एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई आई प्लस वाई आर इज इक्वल टू कितना है, वाई टी है। कितना है एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई आई की वैल्यू देखो, एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई आई की वैल्यू बताओ कितनी है, ए आई साइन ओमेगा टी, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट की बात कर रहे हो। वाई आर की वैल्यू कितनी है, ए आर AR sin वाई टी की वैल्यू कितनी है, AT sin 80 sin omega t. साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी को उड़ा दो, ए आई प्लस ए आर विल बी 80, ए आई प्लस ए आर विल बी, ए आई प्लस ए आर कितना रहेगा भाई, 80 के बराबर रहेगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे ए आई प्लस ए आर किसके बराबर आएगा, 80 के बराबर आएगा। अब बताओ इसमें सोच लो, लेफ्ट में वाई आई प्लस वाई आर आएगा, राइट में सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव होगी, तो लेफ्ट में कोई भी पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट इंसिडेंट वेव का डिस्प्लेस की वजह से डिस्प्लेसमेंट,
प्लस रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट। सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐड करना है। ये बात क्लियर है क्यों ऐड करना है? हाँ सर। और राइट में डिस्प्लेसमेंट कितना? वाई टी की वजह से। ठीक है, राइट में डिस्प्लेसमेंट कितना? वाई टी की वजह से। तो ये टर्म बन के आई। अभी हम देवेश एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हो, अगर अलग अलग डायरेक्शन लोगे तो लगा सकते हो। अलग अलग डायरेक्शन लोगे तो इट विल बी अफेक्टेड। सर बोल। और रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता? और क्या कर सकता है? प्योर रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता? कोई और? सर प्योर रिफ्लेक्शन। प्योर रिफ्लेक्शन, रुक जाए यार, पहले इसको तो बता दे। ये आया या नहीं आया? ए आई प्लस ए आर ए टी के बराबर आ जाएगा भाई, सब एग्री कर रहे हो इस बात से? हाँ सर। फिर एक अभी मुझे ए टी नहीं पता, ए आर नहीं पता, ए आई पता है। ए टी नहीं पता, ए आर नहीं पता, लिख ए रहा आई था। पता है। एक इक्वेशन और चाहिए अभी। ठीक है, एक इक्वेशन और लिखनी है। ए टी और ए आर में एक इक्वेशन मुझे और लिखनी है, ताकि हम उसको फिर सॉल्व कर पाए ए टी और ए आर के लिए। तो बताओ कैसे लिखें? पहले यहाँ से लिखना चालू करो। हेडिंग लिखो और बाकी इतने बताओ कि कैसे लिखेंगे एक और। हेडिंग लिखो और दूसरी इक्वेशन ढूंढो। एक इक्वेशन मैंने बता दी और इक्वेशन। ठीक है, एक उससे आ जाएगा। हो गया, वो वाली स्लाइड हो गई थी, ये भी हो गया। हाँ सर वो लिखना है। एक मिनट। हाँ सर। सर सर जो दूसरा मटेरियल अटैच्ड है उससे वेव पास करना चाहिए ना? क्या कह रहे हो? सर अगर दूसरा मटेरियल ऐसा नहीं है जिससे वेव पास ही नहीं करता? हमें पहले जो इसका इसकी जो बात कर लेंगे। पहले इसको निकाल। ये लिख दिया। हाँ सर। यस सर। पहले सेकंड हाँ इक्वेशन सर। ढूंढो जरा। यस सर।
और कोई क्वेश्चन आप बताओ, और कैसे कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, और कैसे कोई क्वेश्चन बना सकते हैं? और कोई क्वेश्चन? तुमने कहा कि भाई एक तो किसी ने अगर ने बोला एनर्जी की बना दो, करेक्ट है वो, एनर्जी से बना सकते हैं, वेवेज वगैरह एनर्जी से बना सकते हैं। एनर्जी में प्रॉब्लम ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो उसको हम कर लेंगे, देखते हैं आज खत्म हो गया तो एनर्जी से भी बता देंगे कैसा आएगा। उसके अलावा एक सिंपल सी इक्वेशन तो मुझे ये बोल सकते हो, क्या जंक्शन इस शेप में हो सकता है? क्या जंक्शन जो है इस तरह के शेप में स्ट्रिंग रह सकती है जंक्शन पे? नो सर। क्यों नहीं रह? Why not? एनर्जी इक्वल होनी चाहिए उस पोजीशन। फोर्सेस फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में आएंगी, इधर से भी इधर खींच रहा होगा, इधर से भी इधर खींच रहा होगा, इधर से भी इधर खींच रहा है, इधर से भी ऊपर खींच रहा है, तो होगा क्या? बेचारा पार्टिकल का मास तो है नहीं, और नेट फोर्स तुमने एक तरफ लगा दी, 2t sin थीटा, 2t sin थीटा इज इक्वल टू बाय dm। तो एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा? इनफाइनाइट एक्सेलरेशन आ गया ना, तो यानी कि वो रुकेगा ही नहीं उस शेप में। अगर इस तरह की शेप बना दी तुमने तो होगा क्या? एक ही तरफ फोर्स आ गई, फाइनाइट फोर्स, और मास तो छोटे से पार्टिकल का इन्फिनिटेसिमल होता है, तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन आ गया, तो वो इस शेप में रहेगा ही नहीं। इस शेप में वो नहीं रहेगा, मतलब क्या होगा? यहाँ से x डिस्टेंस दूर क्या हो जाएगा? यहाँ से x डिस्टेंस दूर तुमने dx विड्थ ली, यहाँ से x डिस्टेंस दूर तुमने dx विड्थ ली, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है? एक नीचे खींच रहा होता है, एक ऊपर खींच रहा होता है, ऐसे होता है ना एक्चुअल में। एक्चुअल सिनेरियो क्या होता है, मैंने क्यों एक्ट किया पता नहीं, dx भी क्यों लिया। कोई किसी भी पार्टिकल को अगर तुम देखोगे तो कैसा कैसा होता है, छोटा सा पार्टिकल अगर लेते हो तो एक नीचे खींच रहा होता है, एक ऊपर खींच रहा होता है। नेट जो है फोर्स भी इन्फिनिटेसिमल आती है यूजुअल केसेस में, और मास भी छोटा सा होता है, इसलिए वो एक्सेलरेशन फाइनाइट वैल्यू आती है। नॉर्मल केसेस में क्या होता है भाई, धागा हमेशा से कंटिन्यूस होता है, तो एक तरफ से नीचे खींच रहा होता है और एक तरफ से ऊपर खींच रहा होता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, उस पर इन्फिनिटेसिमल फोर्स आती है नीचे की तरफ, मास इन्फिनिटेसिमल होता है, तो एक्सेलरेशन फाइनाइट आ जाता है। ऐसी स्टेट तुमने कभी देखी है क्या किसी की? ऐसी स्टेट कभी देखिए किसी स्ट्रिंग की? है कभी भी कहीं पे भी ऐसा स्टेट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा है भाई ऐसा स्टेट? एक ही तरफ फोर्स लग रही है, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर आ भी गया गलती से किसी समय ऐसे स्टेट पे, तो रुकेगा नहीं ज़्यादा देर के लिए, तुरंत चेंज कर जाएगा। कैसा रहना चाहिए भाई स्टेट? कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन कैसा रहना चाहिए भाई? कंटिन्यूस फंक्शन। ये अगर ऐसा है तो दूसरे का एम्पलीट्यूड भले ही कम हो भले ही ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस ऐसा होना चाहिए ना यार, जैसे कंटिन्यूस फंक्शन। मतलब x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में तुम स्लोप चेक करो और राइट में स्लोप चेक करो, तो सेम आएगा डिफरेंट आएगा? सेम आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे होने चाहिए? सेम आने चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आने चाहिए, और इतना भी सोचने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। अगर तुम इस पॉइंट को बोल रहे हो तो मैं यहाँ से बस तुम्हें एडिशन में यही बोल रहा हूँ कि वाई आई प्लस वाई आर अगर वाई टी के बराबर है तो ये चीज भी होल्ड करती है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन डेल वाई बाय डेल एक्स, डेल वाई बाय डेल आर, ये भी किसके बराबर होना चाहिए? लेफ्ट का जो स्लोप आएगा वाई आई प्लस वाई आर का, जो डिफ्रेंशिएशन करके जो स्लोप आएगा, और राइट का जो स्लोप आएगा, वो भी कैसे होने चाहिए भाई? सेम होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए? कंफ्यूज हो गए? एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे भाई स्लोप कैसा रहना चाहिए, सेम या डिफरेंट? एक्स इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट से निकालो स्लोप वाई आई प्लस वाई आर की इक्वेशन से, या राइट से निकालो स्लोप वाई टी की इक्वेशन से। स्लोप एक्स इज इक्वल टू 0 पे कैसा आना चाहिए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे रहने चाहिए भाई? सेम रहने चाहिए। नहीं? नहीं मानोगे? हाँ सर। हाँ सर। नॉन सॉल्व करो फिर इसको, मानोगे तो। अगर मानोगे तो इसको सॉल्व कर दो फिर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आना चाहिए,
तो इसको सॉल्व कर दो भाई। वाई आई का डिफरेंशिएशन देखना जरा, क्या लिखा है तुमने वाई आई, उसका डिफरेंशिएशन बताओ। वाई आई को देखो जरा, क्या लिखा था तुमने, यहाँ लिख दूं क्या, दोबारा लिखूं? माइनस ए आई के वन cos omega t। कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक्स की जगह 0 लिखोगे, हाँ सर, प्लस प्लस AR K1 भाई ये आ रहा है सबको, कैसे बोल रहा है ये? हाँ सर। ए आर के वन कॉस ओमेगा टी, लास्ट वाला माइनस AT K। भाई कैसे बोल रहा है, कैसे बोला है इसने भाई? वाई की जो भी इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन लिखी है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो ना, तो क्या आएगा? माइनस ए टी के टू ए आर के वन, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ए आई के वन, और सब कैसे बन जाएंगे? साइन के कॉस बन जाएंगे, और एक्स के 0 लिखोगे तो सारे कॉस बन जाएंगे। एक क्वेश्चन हमेशा होल्ड करनी चाहिए, कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को बुला दो, तो अपनी लास्ट एक और इक्वेशन क्या जाएगी? ए आई के वन ए आर के वन इज इक्वल टू माइनस ए टी, ये है भाई सेकेंड इक्वेशन। लिखो इसको। पहली इक्वेशन बताना जरा क्या थी? ए आई प्लस ए आर इज 80, ये थी ना फर्स्ट इक्वेशन। यस लिखो इसको जरा, लिख दो। भाई इसको बैठ के थ्योरी आज पढ़ लेना अच्छे से। पिछला साइड सर वो लिखना था। हाँ सर। यस सर यहाँ पे आपने राइट डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, कहाँ पे? वो वाली इक्वेशन है कौन सी वो वाली इक्वेशन? सर जो अभी हमने निकाला। राइट डायरेक्शन में नेगेटिव माना मतलब? हमने बस स्लोप को इक्वेट करा है, राइट पॉजिटिव लेफ्ट कहाँ है? स्लोप को इक्वेट करा है, डिफरेंशिएट करो उसको। हाँ सर। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा तुम्हें? माइनस कॉस। माइनस ए आई ए वन कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, बस एक्स की जगह 0 लिख के वहां डाल दिया है। यहाँ से क्या हाँ आएगा सर। तुम्हारे पास? डेल बाई आर बाई डेल एक्स, ए आर के वन कॉस ओमेगा टी प्लस एक्स की जगह 0 लिख के वहां लिख दिया है। इसमें क्या आएगा? माइनस ए टी के टू कॉस ओमेगा टी माइनस के टू एक्स, एक्स की जगह 0 लिख के वहां लिख दिया। ठीक है, यस सर। ये दो इक्वेशन आ गई भाई। क्या करें? इसको फर्स्ट को के टू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं क्या? सर वो बाकी का फर्स्ट को क्या कह रहा है? फर्स्ट को के टू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। फर्स्ट को के टू से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो क्या बनेगा? ये कट जाएगा 80 80, ये क्या आ जाएगा?
भाई K2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, नहीं आता मल्टीप्लाई करके ऐड करना। माइनस AI K1 प्लस K2 AI K2 प्लस AR K1 प्लस AR K2। इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे कितना है भाई, -80K2 प्लस 80K2 कितना बनेगा भाई, -80K2 प्लस 80K2 कितना आएगा, -80K2 प्लस 80K2 कितना होगा, 0। AR किसके बराबर आएगा, K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू KI। K1 की जगह लिख सकते हो तुम ओमेगा बाय V1 माइनस ओमेगा बाय V2। K की जगह याद है एंगुलर वेव नंबर, Yes, लिख sir. सकते हो इतना। ये आ जाएगा भाई, AR इसके बराबर आ जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। फिर क्या होगा, अगर ये आएगा भाई या नहीं आएगा, पहले इतना बता दो मुझे कितना आ रहा है। Yes. हाँ सर। पहले अब 80 भी निकाल लेते हैं फिर बात करेंगे अगर वगैरह की। 80 बताना जरा कितना आएगा, अगर मगर की बात बाद में करते हैं, पहले 80 बताओ। देखो जरा AI प्लस AR 80 के बराबर है, AI प्लस AR किसके बराबर है, 80 के बराबर है। अगर तुम्हारा AR इसके बराबर आ गया, ठीक है, तो भाई ठीक है, डेरिवेशन मुझे आए ना आए, मुझे फाइनल ये रिजल्ट तो याद ही रहना चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन अगर बाई चांस मुझे नहीं भी आई चल जाएगा, ये रिजल्ट मुझे याद होना चाहिए भाई। 80 कितना बोलोगे, AI प्लस AR, तो AI प्लस कितना था भाई, AR कितना था, K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2। टू K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू AI। ये आएगा भाई 80, Yes. ठीक है, 80 इसके बराबर आ जाएगा भाई, 80 इसके बराबर आ गया भाई। फिर ओमेगा की टर्म्स में लिखना जरा, क्या बनेगा, टू ओमेगा बाय V1 अपॉन ओमेगा बाय V1 प्लस ओमेगा बाय V2 इंटू इज इक्वल टू कितना, भाई फाइनल ये रिलेशन आ रहा है। सर सर कुछ नहीं कर सकते, फाइनल ये रिलेशन आ गया है। AI इसके बराबर आया है भाई, AI इसके बराबर आया 2K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू AI, और AI इसके बराबर है। ये दोनों रिलेशन मुझे याद रखने हैं। पहले तो देखो भाई ये दो इक्वेशन आई थी, ये दो इक्वेशन आई थी सबकी। अब इसके बाद जब हमने इसको सॉल्व करा, लिखो इसको भाई, सॉल्यूशन लिखो इसका। बोलो अनिकेत तुम क्या कह रहे हो। एक में पिछले वाला सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी क्या वेरी गुड, ये तो पहले भी लिख दिया था तुमने, कितनी बार लिखोगे इसको। सर नहीं, एक मिनट। मतलब बाकी बिना लिखे हैं और तुम इतने ट्राई कर रहे होगे सॉल्व करने, कुछ तो तुम खुद सॉल्व करने की ट्राई तो नहीं कर रहा।
नहीं sir, झूठ बोल रहा है ना? हाँ सर, सर ये हो गया। हाँ सर, ये होगा। यस सर। नहीं सर, एक मिनट। बस उन दोनों एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने के हमने, और कुछ नहीं करा। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा है हमने, सिर्फ सॉल्व करने के बाद ए आर और ई टी की वैल्यू आई है, जिस वैल्यू को मैं बोल रहा हूँ कि हमें याद रखना है एकदम, ठीक है? एकदम याद रखना है, भूलना ही नहीं है। ए आर और ई टी की वैल्यू को भाई हमें याद रखना है, भूलना नहीं है। हो गया ये वाला? एक मिनट। हाँ सर। हाँ सर। ये लिखो। हाँ सर। सर हम उस पॉइंट पे डेल वाई बाई डेल टी को भी इक्वल कर सकते हैं। इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उस पे डेल वाई बाई डेल टी को भी इक्वल कर सकते हैं। कोई फायदा नहीं। वेलोसिटी ऑफ वेव पता है ना, इंसिडेंट वेव, हाँ, तो तो वहां से नहीं मिलेगा। वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव पता है मतलब? हमें किसी इसी क्लास में था, किसी और क्लास में हो क्या है? ठीक है। तो वहाँ डिफरेंशिएट कर दे, मैं कह रहा हूँ कोई फायदा नहीं होगा, फर्स्ट इक्वेशन वापस मिल जाएगी। इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो करके देखो ना, उसको पूछने से पहले करके देखो तो सही, क्या होगा पता चल जाएगा। भाई 80 कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं सर। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज वाई टी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? प्लस 80 साइन ओमेगा टी माइनस टी, यानी कि ट्रांसमिटेड वेव और इंसिडेंट वेव में कोई फेज चेंज है क्या? इज इन नहीं फेज विद ट्रांसमिटेड वेव जो है इंसिडेंट वेव के ही फेज में, या ट्रांसमिटेड वेव और इंसिडेंट वेव का फेज क्या है? सेम। ट्रांसमिटेड वेव इज इन फेज विद द इंसिडेंट वेव। ट्रांसमिटेड वेव क्या है? इट इज इन फेज विद द इंसिडेंट, ठीक है? ट्रांसमिटेड वेव इज इन फेज विद इंसिडेंट वेव, ठीक है? फिर रिफ्लेक्टेड वेव में v2 माइनस वी1 हो जा रहा है भाई। रिफ्लेक्टेड वेव में कितना हो जा रहा है भाई? v2 माइनस वी1 अपॉन वी1 प्लस वी2 इंटू ए आई। v2 माइनस वी1 अपॉन वी1 प्लस वी2 इंटू ए आई। तो if v2 is greater than v1, if v2 is greater than v1, मतलब v2 v1 से ज्यादा कब होगा?
भाई v2 v1 से ज़्यादा कब होगा? जब μ2 μ1 से कम होगा। याद है वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होता है? √T/μ। तो अगर μ2 कम होगा μ1 से तभी तो v2 ज़्यादा होगा। हाँ yes सर। sir AR will be greater than 0। और इसका उल्टा रहेगा, if v2 is less than v1 that is μ2 is greater than v1 AR will be negative। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा? जब वो सेकंड मीडियम डेंसर है। ठीक है, सेकंड मीडियम जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो डेंसर है। तो उसकी इक्वेशन हम कैसे बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं उसके बारे में कि भाई रिफ्लेक्टेड वेव अगर प्लस में है तो कोई इशू नहीं है, प्लस साइन ओमेगा टी माइनस प्लस k1 है। भाई प्लस में है तो क्या प्लस कब आएगा? भाई प्लस कब आएगा? अगर सेकंड मीडियम क्या हो? क्या लिखा है तुमने? सेकंड मीडियम की डेंसिटी कम हो तब ना। yes sir तो क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्टेड वेव अब ये याद रखना है भाई, आज जो हमने पूरा पढ़ा है इसको आज बैठ के रिवाइज करोगे। रिफ्लेक्टेड वेव इज इन फेज विद इंसिडेंट वेव। भाई इंसिडेंट वेव की इक्वेशन भी यही थी, रिफ्लेक्टेड वेव की भी यही आई है। ठीक है, ओमेगा टी प्लस, मतलब प्लस नहीं था ना कुछ फेज में, इज इन फेज विद इंसिडेंट वेव इफ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कैसा मीडियम? रेयरर मीडियम। अगर रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट करोगे μ2 अगर μ1 से छोटा होगा तो AR की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। डेंसर से रिफ्लेक्ट करोगे तो क्या होगा? डेंसर से रिफ्लेक्ट करवाओगे तो क्या होगा भाई? negative तो आज बैठ के इसको रिवाइज करोगे। YR विल बी माइनस AR साइन ओमेगा टी माइनस KX। इसके नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा? इसके नेगेटिव होने का मतलब क्या हो जाता है भाई? वो सोचा तुमने? μ2 greater than μ1। नहीं, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? उसका मीनिंग हो जाएगा Tensor to the ओमेगा टी प्लस KX प्लस पाई हो जाएगा ना, प्लस पाई प्लस पाई हो जाएगा। दैट इज if wave is reflected from denser medium, ठीक है, if wave is reflected from denser medium then the reflected wave suffers a phase change of phi। भाई ये एकदम आज बैठ के तुम्हें पूरा रिवाइज करना है। ठीक है? आज बैठ के पूरा का पूरा रिवाइज करना है तुम्हें। ठीक है? और पॉसिबल इक्वेशन ढूंढनी है। और कौन सी पॉसिबल इक्वेशन तुम बना सकते थे? जैसे तुमने बोला था AI प्लस AR इज इक्वल टू 80, स्लोप को इक्वेट करा था, पोजीशन को इक्वेट करा था YI प्लस YR इज इक्वल टू YT। क्या कोई और पॉसिबल इक्वेशन है? वो पॉसिबल इक्वेशन मुझे ढूंढ के निकालोगे। जैसे दो जनों ने बोला एनर्जी है तो प्रॉपरली क्या है वो ढूंढ के निकालोगे और इसको पूरा रिवाइज करके आओगे कल। ठीक है, पूरा रिवाइज करोगे, कोई भी डाउट है तो मुझे कल बताओगे। देख लो एक बार।